नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है और आज एक इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करते हैं कि आईबीपीएस एएफओ के लिए आपका रीजनिंग में टारगेट क्या होता है। तो एक टारगेट क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स योर टारगेट। एक बड़ा सिंपल सा आंसर आता है दैट भैया वी वांट मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग में ही मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, श्यूडो सब्जेक्ट कहते हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, 10वीं में नहीं, 12वीं में नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं, बट अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये एक्चुअली हिडन होता है, हर विषय में रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है? आपकी इंटेलिजेंस क्यूसेंट, आईक्यू पे बेस्ड है। अमूमन एक व्यक्ति की जो आईक्यू है वो 100-110 के आसपास होता है। इसको बढ़ा के 200 नहीं कर सकते, इसको बढ़ा के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। और आईक्यू का पूरा रिलेशन जीन्स पे होता है, ठीक है। तो कुछ हिस्से जरूर ऐसे होते हैं जहां पे आप अच्छे हो सकते हैं और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां आप खराब हो सकते हैं। तो अपनी क्षमता को जानना में कोई प्रॉब्लम नहीं और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। अब रीजनिंग क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, लेट्स सपोज इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं, सो रीजनिंग इज हिडन एवरी प्लेसेस, हर चीज में रीजनिंग है। तो आप इसको बहुत जल्दी और सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अक्सर एक बच्चे को ये बात अक्सर कहता हूं कि स्पीड, हम शुरुआत से ही चाहते क्या है कि हमारा स्पीड हो जाए, ये संभव ही नहीं है। आप जरा सोचिए ना, आपने गाड़ी चलाना आज सीखा, आप पहले दिन 80 के स्पीड पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हाँ, गलती से 80 का हो जाए तो वो दूसरी बात है, फिर आप उड़ रहे हैं, वो डिफरेंट है। और फिर जब आप जमीन पे गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी, आसपास वाले थोड़ा पीटेंगे भी, क्योंकि औरों को भी हानि होगी। तो हम अक्सर स्पीड के पीछे भागते हैं, बट स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी। इस बात को समझिए, स्पीड तभी डेवलप होगा जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये काम टीचर का है, ये आपको क्लासेस में मिलते हैं। एक्यूरेसी का जो काम है ये आपका है। कॉन्सेप्ट दे करके शुरुआत आपको चलना सिखाया जाता है, आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और फिर जैसे आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यू रीच टू योर एक्यूरेसी। और ये अपने आप डेवलप हो जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब डेवलप हो गया। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इस पे काम करना। तो रीजनिंग में हमारा टारगेट क्या है? तो टारगेट है कि हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ जाए। और रीजनिंग विषय में आईबीपीएस एएफओ के लिए मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, तो थोड़ा एक स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, एक रणनीति होनी चाहिए, और हर चीज के लिए रणनीति जरूरी है। तो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, तो अगर आप एनालिसिस करते हैं पिछले एग्जामिनेशंस का, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां निश्चित रूप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो आईबीपीएस का फेवरेट सा पार्ट है। आईबीपीएस और भी जो परीक्षाएं लेता है वहां इनसे क्वेश्चंस देता ही देता है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, या फिर अगर आ भी रहे हैं तो बहुत सिंपल है, जिनमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या क्या पॉइंट्स है जरा समझते जाइए। एक है सिलेबस, दूसरा है वेटेज, तीसरा है मॉक पेपर, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है। अगर आप इन 3 बातों को समझते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत आप थोड़ा सा उल्टा कीजिए, जो मेरी समझ कहती है, क्योंकि अब बहुत आखिरी दिन, तकरीबन 60 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आप एक मॉक पेपर, आप सभी लोग एक मॉक पेपर दीजिए, जिनको ईमानदारी से तैयारी करना है। एक होता है तैयारी करना और एक होता है ईमानदारी से तैयारी करना। और रिजल्ट का मत सोचिए कि होगा नहीं होगा, ये बाद में सोचेंगे। वही गीता वाली बात कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आईबीपीएस फल नहीं देगा, ठीक है, आईबीपीएस रिजल्ट देगा, हाँ ना। आप इस, सबसे पहली बात, इस 60 दिन के प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जो तैयारी करने का जो प्रोसेस है, इसको आप एंजॉय कीजिए। शुरुआत में यह निश्चित है आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर नई चीज में इंसान को कठिनाइयां होती हैं और शुरुआत में आपको नई चीजें पसंद नहीं आती हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा अजीब सा, बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आप इसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। 7 दिन में आप थोड़ा सा अभ्यस्त होने लगेंगे। तो शुरुआत कीजिए एक मॉक पेपर से। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, बस मेरा उद्देश्य है कि आप बैठ के
उस सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, रफ शीट लीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आता है, बस मॉक दे लिया, आपको नंबर उम्बर नहीं कैलकुलेट करना है, बस बना लिया, देख लीजिए कितने सही हैं कितने गलत हैं, नो नीड टू कैलकुलेट नंबर और सारी चीजें, अब उसको रहने दीजिए। दूसरी बात आइए, सिलेबस को जरा देखिए और उसको वेटेज को देखिए। मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। सिलेबस और वेटेज को अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से निश्चित से आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। ये बातें आपको ही पता है कि सिटिंग एंड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जिससे अमूमन आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। टेंशन का भी विषय है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, और करने पे आए तो शायद सारे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात आती है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, यहां से आपको 4 या 5 सवाल देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है सिलोजिज्म, यहां से भी आपको 4 या 5 सवाल देखने को मिल जाते हैं। अब इन दो टॉपिक्स को कुछ भी हो जाए आपको छोड़ना नहीं है, इन दो टॉपिक्स को कुछ भी हो जाए आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको आप बहुत आसानी से आधे पौने घंटे के अंदर सीख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे सीखना है, कहां से सीखना है, मेरी बात सुन ली। रही बात सिलोजिज्म में, इसके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप शायद 1-2 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें परफेक्शन में थोड़ा आपका वक्त लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अटपटा है, आपको लॉजिकली एनालिटिकली सोचना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें वक्त लग जाता है। बट इन दोनों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेटली हर बार आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। देखिए 3 से 4 सवाल की एक उम्मीद होती है, जिसमें से 2 सवाल निश्चित हर बच्चे से बनता है, जो थोड़ा ठीक ठाक भी तैयारी कर लेता है उससे बन जाता है। अब एक सवाल कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप बनाने में सक्षम है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ईगो पे ले लेना है, आप बनाने में सक्षम है, बशर्ते शायद आप उस टाइम स्पैन में ना बना पाए। ठीक है, तो पेपर जब भी आप शुरू करें, कोशिश करें कि आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल से शुरू करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर 4 सवाल हैं तो चारों को बना करके ही आगे के सेक्शंस पे मूव करना है, नहीं, वो 2 सवाल को आपको पिक करना होगा। वो आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो शायद आप 15-20 सेकंड 30 सेकंड में एनालाइज कर लेंगे कि यह बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। फिर इनके क्वेश्चंस बना लिया। ये 5 सवाल के लिए आपको मैक्सिमम इसमें 2 मिनट लगना है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें भी 2 से 2.5 मिनट में आप इन 5 सवाल इनके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो जब इसके आप 2 सवाल बना ले, फिर टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चंस जो लेंदी हैं उसको फिलहाल रहने दीजिए, मार्क एज रिव्यू कीजिए और फिर इस पे आइएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से जो एक चाइनीज कोडिंग आपने सुना होगा, जिसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं, वहां से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं या 3 देखने को मिल सकते हैं, और जिसको हाँ 1 से 1.5 मिनट में बनाया जा सकता है, या मैक्सिमम 2 मिनट देना है, बन सकता है, और फ्री के नंबर होते हैं, आप इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन पे मिल सकते हैं। इनको सीखा जा सकता है बहुत आसानी से, बिल्कुल वक्त नहीं जाता है इसको ज़्यादा सीखने में, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं सिटिंग के कुछ क्वेश्चंस पे हो सकता है, पजल पे, लेकिन बहुत बेसिक फॉर्म में। कहीं से ये मत सोचिएगा कि अगर ये नहीं सीखा तो इसमें प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस शायद आपको कभी पजल में देखने को मिल जाए, तो इसको आपको करना है। रही बात फिर डायरेक्शन की, डायरेक्शन से सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर कोडेड फॉर्म। तो अगेन मेरा सुझाव होगा कि ये भी एक सिंपल टॉपिक है, इसको आप स्किप मत कीजिए। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, इनको भी आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो एनी हाउ आपको इतने टॉपिक्स को तो करना ही करना है। जो टॉपिक्स छूट रहे हैं जैसे इनपुट आउटपुट, आजकल वहां से क्वेश्चंस नहीं देखा जाता है, तो एक बार को आप चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ये एक रिस्क ले सकते हैं। इनपुट आउटपुट पे आजकल क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस में पेपर को बनाना शुरू कीजिएगा एग्जामिनेशन में। सिटिंग से खोजा, 2 क्वेश्चंस वो ढूंढ लिए जो बन गया, फिर आगे मूव किया, इनइक्वालिटी कर लिया, सिलोजिज्म कर लिया। तो यहां से आप जरा सोचिए ना, आपके तकरीबन 17, 18, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आप आ गए चाइनीज कोडिंग पे, ये बीच में मिला, जो इसके 3-4 सवाल हैं ये आपने पक्के कर लिए।
ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। तो एनी हाउ इसमें कि आप एक अच्छा स्कोर कर चुके हैं, आप अपना सेक्शनल कट ऑफ भी निकाल चुके हैं और ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी आप अच्छी खासी एक लीड ले चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कह रहा था ना कि आपको मॉक पेपर देना है, तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी डेली एक मॉक पेपर देना शुरू कीजिए, अभी वो वक्त नहीं है डेली एक मॉक पेपर देने का। जब एग्जामिनेशन आएगा तो आखिरी के 15-20 दिन में डेली एक मॉक पेपर देंगे हम लोग। लेकिन अभी क्या है कि कोशिश करें कि आप हफ्ते में 2 मॉक पेपर दीजिए, ठीक है। तो कैसे शुरुआत कैसे किया, मॉक पेपर से शुरुआत किया। अब मॉक की एनालिसिस करना है, जो पहले आपने मॉक दिया था और फिर इन टॉपिक्स को आपने सीखा, अब वही पहला मॉक निकालिए जो आपने दिया था। याद आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बोला था, शुरुआत कैसे करना है। आपने एक मॉक पेपर दिया, सही गलत देख लिया, नंबर उम्बर का ज्यादा चिंता नहीं है। 3 कैटेगरी है, देखिए मॉक का 3 कैटेगरी होता है। आपने कुछ क्वेश्चंस गलत किए, आपने कुछ क्वेश्चंस सही किए और आपने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए, यही 3 कैटेगरी है। तो मॉक देने के बाद इन पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, सिलेबस वेटेज इसके हिसाब से आपने तैयारी की। 15-20 दिन आप इसके पीछे क्लासेस देखा, यूट्यूब पे क्लासेस मिलती हैं, पेड क्लासेस होती हैं, या आप खुद से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, किसी बुक को रेफर करते हैं, तो आप थोड़ी बहुत बात समझ जाते हैं। अब आप आ जाइए पहले मॉक पे जो आपने दिया था, उसमें देखिए रॉन्ग आपका किस किस सेक्शन में हुआ था, कौन कौन से सवाल गलत हुए थे, उनको एनालाइज कीजिए। राइट आपने क्या किया था उसको एनालाइज कीजिए। स्किप को आखिरी में एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपने स्किप उन चीज़ों को किया है जो आपने 10 सेकंड 15 सेकंड पढ़ के आप समझ गए कि नहीं भाई ये अपने बल्ले की बात ही नहीं है। आपने इस पे बहुत टाइम नहीं लगाया है, बशर्ते आपने रॉन्ग वाले पे टाइम लगाया है, आप अपना समय लगा चुके होंगे 5-7 मिनट, फिर भी गलतियां हैं, जो आपने नंबर्स कमाए हैं वो भी गए हैं आपके जेब से, ठीक है। राइट है, बहुत बढ़िया, उनको एनालाइज क्यों करना है, क्योंकि क्या आपने कोई अप्रोच लिया है, थोड़ा लेंदी अप्रोच था, क्लासेस करने के बाद इन टॉपिक्स के क्या आप कोई अप्रोच लगा पा रहे हैं जो और इजीली और कोई शॉर्ट तरीके से आप बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले रॉन्ग वाले को सुधारिए क्लासेस देखने के बाद, फिर राइट वाले के एक बार अप्रोच को देखिए, उस शीट को रखिएगा आपने कैसे सॉल्व किया है, राइट वाले को अप्रोच को थोड़ा सुधारिए अगर पॉसिबल है तो। फिर आ जाइए स्किप वाली बातों पर। अगर स्किप वाले टॉपिक्स इनमें से हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तक इनपुट आउटपुट में जाने दे रहा हूं, अगर स्किप वाले टॉपिक इनमें से हैं, इसका मतलब है कि आपने जो क्लासेस की हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। स्किप वाले टॉपिक इनमें से नहीं होने चाहिए। तो मॉक के एनालिसिस के बाद अब आपको फिर से एक मॉक देना है। तो शायद जुलाई के महीने में, या आप मुझे जून के महीने में सुन रहे हैं, तो जुलाई के महीने में अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप 25 से 30 नंबर लाने में सक्षम है 50 में से, ठीक है। आपको फिर एक मॉक देना है। शुरुआत आपको वीकली मॉक देने से करना है, सैटरडे या संडे किसी एक दिन चुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो आप मंगलवार से कर लीजिए, अगर आप जुम्मे को ज़्यादा अच्छे एक्टिव फील करते हैं तो आप फ्राइडे को कर लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन शुरुआत में तकरीबन आपको हर वीक 2-3 हफ्तों के लिए एक एक मॉक देना है। मॉक की स्ट्रैटेजी यही होगी, रॉन्ग, राइट, स्किप, ठीक है। उसको आखिरी में देखना है स्किप वालों को। जैसे ही एग्जामिनेशन के लिए 1 वीक हो जाए, आपको एक मॉक से हर वीकली 2 से 3 मॉक पे स्विच करना है। अब आप डायरेक्टली 1 से 3 पे नहीं जा सकते हैं, आपको 1 से 2 पे जाना होगा, और डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, आपके इंटरेस्ट, आप 3 पे जाइए। और जैसे ही एग्जामिनेशन के आप बहुत पास पहुंच जाएं, तकरीबन 15 दिन रह रहे हैं, फिर आप पर डे एक मॉक दीजिए, क्लासेस ज़्यादा मत कीजिए, तब तक आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो चुके हैं। अब आपसे छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, जो आप आंसर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए, सिलेबस को समझिए, वेटेज को समझिए, उसको फोकस कीजिए, ठीक है, और मॉक को फोकस कीजिए। आपको बहुत हद तक बहुत कुछ सुलझे हुए दिखेंगे। जो अभी सारे आपको ना शुरुआत में सारे ताश के पत्ते, जब आप पहला मॉक देंगे ना, आपको लगेगा ये क्या हो गया, सारे ताश के पत्ते बिखरे हुए दिखेंगे। ये सारे के सारे ताश के पत्ते सुलझने लगेंगे, बशर्ते धीरे धीरे। हर चीज में वक्त लगता है, इस बात को समझिए, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं ये हेल्पफुल था, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आया। तब भी कोई समस्या रह गई होंगी, और डेफिनेटली रह जाती है और होनी भी चाहिए, समस्याएं ही जीवन का नाम है। तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है।
सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।